अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित और माहिर कानून मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ साहब। और अज़हर सिद्दीक़ साहब जो हैं वो इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हैं जो सूबाई इंतखाबात के मामले पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। बेंच टूट गया, 9 रुकनी बेंच बनाया गया था। ये वो डिटेल्स हैं जो जुमेरात जुमे तक थी, और आज प्रोसीडिंग्स में ये हमें मालूम हुआ कि बेंच जो है वो टूट गया है। 4 मुअज़्ज़िज़ अरकान जो हैं उन्होंने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। बहरहाल जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने ये कहा कि 5 रुकनी बेंच जो है लार्जर बेंच वो अब इसकी समाअत करेगा और इस मामले को कल निपटा दिया जाएगा। ये कैसे हो पाएगा या नहीं, और जो 4 जजेस अलहदा हुए हैं उनके जो नोट्स सामने आए हैं उसके हवाले से भी किस तरीके से मुकदमे को इम्पैक्ट करेंगे। और इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में हम मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, जिन्होंने साहिवाल में अपने तंजीमी कन्वेंशन से खिताब किया और कुछ उन्होंने शराइत सामने रखी हैं कि ये शराइत पूरी होंगी तो फिर इलेक्शंस होंगे। वो शराइत बड़ी दिलचस्प हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब से इस पर भी उनका तज्ज़िया लेंगे। क्या वाकई मरियम बीबी की ये जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, ये कब पूरी करना ज़रूरी है, ये पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और राजनपुर के जो इलेक्शंस हैं वो भी गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और 2-3 अहम मौज़ूआत हैं, उन पर बात करेंगे। मैं फ़ौरी तौर पर आऊँगा अज़हर सिद्दीक़ साहब की तरफ। अज़हर साहब, केस जो है वो जिस तरीके से बात की जा रही है, क्या ये मुमकिन होगा कि कल जो है वो इस सारे मामले को निपटा दिया जाए? बहुत शुक्रिया। चूँकि ज़िक्र हो गया है ईसा नकवी साहब, ये आज इसकी समाअत नए सिरे से शुरू होगी। पहले का नथिंग टू डू विद इट। उसकी वजह है कि मैं आप सब लोगों के लिए चाहूँगा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पढ़ दें, यानी हर एक ने अपने नोट दिए। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड इतना एंड द एडिशनल नोट्स अटैच देयर टू बाय 4 of us, Justice Said Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhil, and Justice as well as the discussion deliberation made by us in the ante room of this court. The matter is referred to the Honorable Justice, Chief Justice for reconstitution of the bench. खुद ही उन्होंने कहा मैं उन डिबेट में नहीं जाना चाहता। और मैं वैसे एक बात बता दूँ आपको, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, whatever dictated in court, whatever said in the court, these are only mere observation. और जब until and unless the order has been signed by a judge, there और इसको order कहा नहीं जा सकता। जस्टिस अहमद साहब ने कुछ कहा कि बाहर के हवाले से बात हुई, और जो बायस का एक एलिमेंट था वो 2 तरह से था। एक तो कहा गया कि जस्टिस जाजुल हसन साहब के बारे में और जस्टिस मज़ार नकवी साहब की तरफ से उन्होंने तो मैग्नेटिक दिखाई, उन्होंने बड़ाई दिखाई और उन्होंने उस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। लेकिन 2 जजेस ने भी ये रिमार्क्स दिए थे कि ये असम्बलियाँ टूट कैसे गई। अब ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। इससे भी अगर देखा जाए तो ये भी प्रेजुडिस करने वाली बात है। आपने माइंड अपना दे दिया और ये सवाल शायद ये उठाया कि ये इस सुओ मोटो नोटिस का हिस्सा होना चाहिए। कमाल की बात है, किसी सियासी जमात ने तो चैलेंज ही नहीं किया। 13 PDM की जमातें थी, कोई भी आती कोई चैलेंज करती, और वो चैलेंज इसलिए नहीं कर सकती थी कि 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 58 और 112 रीवर्ड होके ये शक्ल में आ गया। और ये फैसला सिर्फ खाली मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर परवेज़ लाई का नहीं है, ये पूरी असेंबली का फैसला है, चूँकि ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। और असेंबली में से उस लीडर ऑफ द हाउस में किसी ने एतराज़ नहीं उठाया उस असेंबली के टूटने पे, वरना वो आ जाते। इस तरह KPK में चले जाए, महमूद को अगर देख लें आप, तो वहाँ तक वो ये वाला सवाल भी मेरी नज़र के मुताबिक तो बनता नहीं। लेकिन कटिंग द डिबेट शॉर्ट, जो आज मुझसे पूछा भी गया, यानी मिसाल के तौर पर कि लाहौर हाई कोर्ट में हेयरिंग, 2 सवाल अब रह गए हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट की बजाय यहाँ जो मैटर टेकअप कर रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, और दूसरा क्या आज खुद नोटिस वाला मामला लिया। मेंटेनेबिलिटी के हवाले से बात है। तो तारीखी तौर पर बता दें आज, और सुबह मैं ये बात करूँगा भी कोर्ट के सामने, 60 दिन है मिनिमम टाइम जनरल इलेक्शन का, और अगर अर्ली इलेक्शन हो तो 90 दिन है। तो इस 60 दिन को आपने समझना है सेक्शन 57 के साथ मिलाकर। सेक्शन 57 में 54 डेज का शेड्यूल है और 7 दिन के अंदर इलेक्शन देना है। तो ये 60 दिन को ज़रा समझना है कि 60 दिन इज मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम जो है इलेक्शन को होल्ड कराने का वो 60 दिन है। 90 दिन टाइम इसलिए दिया है कि अरेंजमेंट करनी पड़ेगी
और आज की तारीख पे अगर आप समझ सकें तो 17 दिन पिछले गुजर गए, 14 से 17, 21, 31 तक, और 27 आज, 44 डेज गुजर गए। अजहर साहब लोगों को ये बताएं, आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी हैं, आपने इनिशियल रिमार्क्स देखे हैं, जो जुमे को जब समाअत मुलतवी कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हमारे पास यूजुअली साइल आते हैं हमारे दरवाजे पर, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दहलीज पर आइन आया है, आइन को इंसाफ मिलना चाहिए, वो मिलेगा या नहीं, इलेक्शन होगा या नहीं, ये हमें बताएं। देखिए, मैं लोगों का अपना एक ओपिनियन है, आज मैं के सारा दिन वहाँ रहा हूँ, मैं तो 90 डेज के इलेक्शन के ऊपर मुझे कंसेंसस नज़र आ रहा है। लोग बज़ाहिर कह रहे हैं कि 3 और 2 का फैसला नहीं, मैं इसमें कंसेंसस देख रहा हूँ, और अब डेट पे आकर हो सकता है किसी का इख्तलाफ हो कि ये डेट गवर्नर ने देनी है या सदर पाकिस्तान ने देनी है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन 90 डेज पे मैं जो बात देख रहा हूँ और 90 डेज के कॉन्टेक्स्ट पे मुझे कंसेंसस है, जो कि वो सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। फ़र्क जो रखने वाली बात है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 चीज़ों को फ़र्क डाला नहीं, जो इलेक्शन एक्ट कहता है 2017 के एक मिनिमम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है जिसमें इलेक्शन करवाने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना है, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, उसकी स्क्रूटनी, एतराज़ात का वक्त, ये सारा कुछ उसमें तफसील दर्ज है, तो वो वक्त तो अब गुजर चुका, तो अब कैसे मुमकिन है कि जो इलेक्शन की, और फिर ज़ाहिर है कि फंड्स ना होने की, पैसे ना होने की बात भी की जा रही है, नज़रिया ज़रूरत बेसिकली उसको बुलाया जा रहा है, वापस इनवाइट किया जा रहा है। अच्छा, इससे साहब देखिए, मैं पहले जब बात मेरी कटी थी वहाँ यही बात बता रहा था कि 44 डेज़ गुजर गए और 90 डेज़ में से अब आपके पास 46 डेज़ रह गए, तो वो जो 61 डेज़ की लिमिट है वो 46 दिन पे आ चुकी है आपके पास। अब इस 40 दिन को एक्सपैंड करना है नॉमिनेशन पेपर से लेकर, ये कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसको स्क्वीज़ किया जाता है, कम किया जाता है, यानी 7 दिन जो है ना इलेक्शन के, तो एक्चुअली 54 डेज़ ले लें तो 4 और 4 8 दिन जो है ना वो आपको एडजस्ट करने हैं, वो कम करने पड़ेंगे कोई नॉमिनेशन पेपर में, अगर चाहें, वरना फिर क्या है, फिर वो 254 जो है ना रेस्क्यू करने आ जाएगा। फिर 9 तारीख की बजाय देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, फिर सारी सियासी जमातों को बैठ के कंसेंसस के साथ देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो 9 से आगे डेट जा सकती है, जो कि सदर पाकिस्तान ने भी रिप्रेजेंट कर लिया है, उनके सेक्रेटरी आज पेश हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन बीच में एक्चुअली अथर बिलाल ने जो उठाया है वो भी बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। क्या एक पार्टी लीडर PTI इमरान साहब, जो कि उस असम्बली का हिस्सा भी नहीं है, क्या, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने तो ओपनली कहा कि जब भी मुझे जिस दिन वो कहेंगे मैं असम्बली तोड़ दूंगा, ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, तो ये किस हद तक असरअंदाज होगी, गो कि वो अब हिस्सा नहीं है ये क्वेश्चन, बट स्टिल अगर लेट्स से कल को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे भी देती है आपके हक़ में, तो कितनी क्रेडिबिलिटी होगी उसकी, उस डिसीजन की, ये जजमेंट की। बस सब बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है, क्योंकि आप तो हिस्सा, आपको अंदाज़ा है कि आर्टिकल 58 और 112 में पहले सदर के पास इख्तियार था, सदर जो मर्जी करता, स्याह करता, असम्बली डिज़ोल्व हुई, ख्वाजा अहमद तारक रहीम केस आया, नवाज शरीफ की असम्बली बहाल हुई, बेनज़ीर की असम्बली बहाल ना हुई, उसके बाद सिर्फ रह गया कि चीफ मिनिस्टर। अब आपको पता है कि पार्टी पोजीशन में मेजॉरिटी है, मैं इस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ कि, और मुझे पता है इस बात का कि चीफ मिनिस्टर की जो समरी बिहाइंड दी जो पीछे है ना, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि पार्टी का ये फैसला था, नंबर 1, नंबर 2 मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे, तीसरा हम इस्तीफ़े दे चुके थे, हमने फैसला कर लिया कि जब मेजॉरिटी हम नहीं है तो हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व होनी चाहिए। उसका इख्तियार वज़ीर आला के पास है, यानी वज़ीर आला मेजॉरिटी कमांड कर रहा है पार्टी की वजह से। अगर पार्टी मेजॉरिटी में बैठ के फैसला कर लेती है असेंबली, आप मिसाल के तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना तो मेजॉरिटी ला सकती है। इसी तरह असेंबली के पीछे, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट जो मैंने गेज किया है, वो गेज ये किया है मेजॉरिटी का फैसला होना है, तो शायद इसलिए ये सवाल इतना रेलेवेंट ना हो। अगर आप इसको निकाल ही देंगे फिर तो रिटर्नेंट हो जाएगा, फिर तो आर्टिकल 58 भी रिटर्नेंट हो जाएगा, 112 भी रिटर्नेंट हो जाएगा, फिर तो किसी के पास मिला ही नहीं गया। असेंबली आएंगी 5 साल के लिए, 5 साल पूरी करेंगी, तो ये फिर आर्टिकल 224 भी रिटर्नेंट हो गया। फिर वो सारी चीज़ें कि जहाँ 90 डेज वाला जो एक एलिमेंट रखा है, वो कि आप अंदर की खबरें भी रखते हैं और आपने खुद मेंशन भी किया है, तो मैं एक सियासी सवाल भी आपसे पूछने की जसारत कर रहा हूँ। क्या PTI और परवेज़ इलाही साहब ने, और ख़ास तौर पर इमरान जो मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने सब ये कैलकुलेट या एंटिसिपेट किया था कि ये कानूनी या आइनी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं इलेक्शंस के होने में? बिल्कुल ऐसा ही है,
देखिए इमरान खान साहब से अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करना चाहता, ये सारी डेलिब्रेशन हुई जो मुझे पता है, ये सारी डेलिब्रेशन हुई है। और वजह देखें, वजह प्रॉब्लम क्या है, जो पार्टी आपको क्यों शक था कि ये लोग 90 डेज में इलेक्शंस नहीं करवाने? देखिए उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि वो उनकी कोशिश ये रही है शुरू से लेकर अब तक कि असेंबलियां ना डिसॉल्व हों, और वो ऐसी हर्डल क्रिएट करते रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ना किसी तरह से चला जाए इकट्ठे इलेक्शन जाने के पीछे एक जो कैच है, वो कैच 42 मैं बता देता हूँ कि ये असेंबलियाँ आगे बढ़ाने का प्लान था। ये इमरान खान साहब को भी पता है कि असेंबलियाँ आगे बढ़ानी थी, 1 साल के लिए आगे लेके जाना था, ताकि इमरान की जो इस वक्त पोजीशन चली आ रही है, पीटीआई का जो ग्राउंड पे काम चला आ रहा है, वो मिथ तोड़ी जा सके। इमरान खान को ये अंदाज़ा था इस बात का, और असेंबलियाँ पहले, और ये वो चूँकि रिस्क लेने वाले आदमी है, मैंने तो देखा है कि वो बैठ कर जो फैसला करते हैं, इस फैसले के पीछे भी कैच ये था कि वो जो एजेंडा है, वो जो अगस्त के बाद 1 साल के लिए और बैठना पड़े, तो उसकी बजाय इसको पहले मैदान में लाया जाए, मैदान में खेला जाए, इस बात को सामने रखते हुए, और जो कोई भी वट एवर इट इज़। और मैं जो समझता हूँ, देखिए मैं बाकी लोगों का तो पता, लेकिन मैं तो पहले दिन से ये कहने वाला आदमी हूँ कि असेंबलियाँ वक्त से पहले डिसॉल्व करनी चाहिए और सूबाई असेंबली। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात और भी है, इमरान खान अगर असेंबलियों से 2 असेंबलियों से अगर इलेक्शन जीत जाएँ तो 2 बड़े सूबे में आके बैठ जाएंगे। आसफ अली जरदारी साहब एक सूबे के मालिक है, पूरा निज़ाम चला रहे हैं आपके सामने। 2 सूबे में आप 5 साल के लिए आ जाते हैं, आगे नेशनल असेंबली के इलेक्शन जीतना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये बात भी नहीं, वो तो पहले भी 2 असेंबली में बैठे हुए थे ना, तो उससे क्या अजहर साहब जी, जो लार्जर बेंच है, इसके टूटने की को अंदर की कुछ मामलात चल रहे थे, ये 4 दिन की ताखीर से ये ऑर्डर सामने आया। ईसा नकवी साहब देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि बेंच में डिवीज़न है। मैं इसको कहूँ कि ना कहूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना एक डिवीज़न है, और डिवीज़न आज से चली नहीं आ रही। जस्टिस काजी फाइसा का केस आपको एक प्राइम एग्जांपल सामने रखना पड़ेगा आपको। ये जो फुल कोर्ट का जो एक चूरन बेचते आ रहे हैं ना अपोजिशन लीडर वाले, ये सारे केसेस में यही किया उन्होंने। आप तो चूँकि कवर करते रहे कि फुल कोर्ट बना दे, जस्टिस काजी फाइसा का फुल कोर्ट, फिर आ गया जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फुल कोर्ट बना दे, फिर आ गया जनाब अपना 63A वाला आ गया, फुल कोर्ट बना दें। आपको याद होगा फिर हमजा का जो वोटिंग जो उसका हलफ लेने वाला था वो फुल कोर्ट, और उसमें बार काउंसिल्स को भी इन्वॉल्व किया गया इंटेंशनली। और देखें बार को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया। इस वक्त पोजीशन ये देख लें कि इमरान खान जिन बारों में सपोर्ट की है, इतना डिफरेंस आ गया है इस वक्त। मैं अगर लाहौर की बात करूं, तो सिद्दीक साहब आप ये कह रहे हैं कि जो मरियम बीबी जो उन्होंने हदफ तनकीद बनाया हुआ है, इस बेंच को बनाया हुआ था, इसमें बैठे हुए चंद लोगों को बनाया हुआ था, जिस तरीके से अदलिया के हवाले से तराजू बैलेंस करने की बात कर रही हैं, जो शेरी रहमान साहिबा ने गुफ्तगू की, जो उनका ट्वीट सामने आया, अता तारड़ जो बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं, आप ये, और बिलावल ने जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जजेस के हवाले से कि नैब कानून जो है कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए, इनको भी दरमियान में लेकर आएँ, एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो आप हमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त अपनी एक ऐसा बेंच जो है वो चाहती है जो हुकूमत में शामिल जमाते हैं, जहाँ पर मामला उनके हक में। आपने ईसा नबी साहब देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में एक चैलेंज कर सकता हूँ, चैलेंज फ्लोट कर सकता हूँ। जी कीजिए। मैं इन सब सियासी जमातों को चैलेंज करने लगा हूँ। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं सारे, 80% डिसीजन सबकी फेवर में है। मैं मिसाल लेता हूँ, कहा गया कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी, वो तो एक डिक्टेटर के दौर में फ़ैसला हुआ, वो बात ख़त्म होगी। फिर अगर आते हैं मिसाल के तौर पर, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बाकी केसों की तरफ। नैब के केसेस में आप सब ने देख लिया, मरियम का रिसेंट लिया आपने, नवाज शरीफ का मिसाल अगर आप केस उठाकर देख लें, नवंबर 2019 4 हफ्ते के लिए इजाज़त लेकर गए और आज तक वापस ना आ सके। जिसने गारंटी दी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इमरान खान को प्रोटेक्टिव बेल के लिए कोर्ट ने बुलाया अपने सामने, सिर्फ ये नहीं गाड़ी से उतार के सामने कोर्ट रूम में आया। और दूसरी तरफ अगर देखें, हमजा की प्रोटेक्टिव बेल जब देनी थी वो तो घर बैठा हुआ था, उसको घर बैठे प्रोटेक्टिव मिल गई। नाज़िम जोकियो देख लें, सलमान शहबाज देख लें, इसहाक डार देख लें। आप ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि 80% के करीब डिसीजन उनकी फेवर में है। तो ये जो यानी एक आखिरी सवाल अजहर सिद्दीक साहब, बासित साहब, ब्रेक के बाद आप ये सवाल कीजिए, ब्रेक के बाद सवाल कीजिएगा, ब्रेक लेने दें। और सिर्फ ये मामला नहीं है, बहुत ही इंतहाई अहम मामलात हैं, ब्रेक के बाद में।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब जो है वो ब्रेक पर जाने से पहले अजहर सिद्दीक साहब से कोई बहुत ही अहम सवाल करने वाले थे। बासित साहब आप सवाल कीजिए। नहीं, अहम भी नहीं है, बस बेज़रा सा सवाल है। वो ये है कि आपने ये भी एंटिसिपेट तो किया होगा, कल अगर हम सब एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़ैसला आपके हक़ में आ जाता है, तो क्या फिर भी PDM के पास, हुकूमत के पास कोई ऐसा कानूनी आईनी रास्ता है कि वो इलेक्शंस को मज़ीद डिले कर सके? अगर कोई इंटेलिजेंट लोग होते ना बासित साहब, तो ये बड़े आराम से प्ले कर सकते थे। अच्छा, इन्होंने अपने लिए इतने हालात बोली, मिसाल के तौर पर ये पोल डेट दे देते, आगे इलेक्शन शेड्यूल भी दे देते और इलेक्शन शेड्यूल के साथ बहुत खेल सकते थे। अब उनके पास खेलने के लिए जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब मैं बता दूंगा आपको, ये बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। ये ना हो कि कल फैसले के बाद उनके पास कोई रास्ता निकल आए और हमें दोबारा आपको बुलाना पड़े। नहीं, मैं वो इसलिए बता रहा हूँ। अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं, आप बात कह रहे हैं जो आइन की किताब में लिखा है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं, मालूम था ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, एक कैंपेन शुरू हुई, बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस हैं उनके हवाले से बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पर मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4-1 से 5-0 से 3-2 से ये कह देती है कि फ़लाँ शख्स की, यानी कि सदर पाकिस्तान की या गवर्नर की या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अब ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन करवाएं, उस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? अच्छा, बड़े ज़बरदस्त सवाल आ गया। मैं वहीं से मैं वो जो बासी साहब ने सवाल किया था उसी में, अब देखिए अब इलेक्शन कमीशन आ चुका है, यहाँ PDM की जमातें आ चुकी हैं, वफाकी हुकूमत मौजूद है, सूबाई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें मौजूद हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और जो कल मैंने आर्गू करना है, ये हो सकता है ये चुरा के कोई और ना बात कर ले। आर्टिकल 105 और 112 को जब उठाकर आप पढ़ेंगे ना, तो पहले पोल डे देना है, फिर केयर टेकर कैबिनेट बननी है। यहाँ क्या हुआ, पोल डे दिया नहीं, केयर टेकर कैबिनेट बन गए, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, क्या क्या कुछ सारा आ चुका है। ये कल डिस्कस होना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज आपने देखा होगा कि आज 2-3 सवाल बड़े आए, जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से भी, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह की, हालात ऐसे सैलाब आ जाए, कोई ज़ल्ज़ला आ जाए, जंग हो जाए, ऐसे कर्फ्यू लगा हुआ हो, तो उसमें वो स्पेसिफिक सवाल है, कोई रिकॉर्ड लेके आए सामने, अभी तक कुछ है ही नहीं। और कमाल की बात है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यहाँ PSL का मैच हो रहा है और वहाँ आपकी सिक्योरिटी का तो मसला ही कोई नहीं है। तो वो जितने भी सवाल सारे हैं ना, अगर करना होता ना तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ पोल डे देगी, पोल डे वाला मामला ख़त्म हो गया, अब शेड्यूल की बात आनी है। मैं फिर बताता चलूँ आपको, अब यहाँ बात आनी शेड्यूल की। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल देना होगा और उस शेड्यूल पे एडहेयर होना पड़ेगा उसे, जो भी। और वहाँ पैसे की बात है, यहाँ पर सारे मौजूद हैं, जितना पैसा लगना है वो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 को साथ इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जनाब जितने इलेक्शन के हैं पैसों का खर्चा वर्चा आपका है, वो सारा आप देंगे आप। और एक और ज़बरदस्त बात बता दूँ आपको, हम तो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं अजहर साहब जहाँ पर जुर्म करने वाला अगर बहुत ही ताकतवर और मालदार शख्स है तो उसका कोई मुलाजिम है या कोई और बंदा है, वो उसकी जगह जुर्म कबूल भी कर लेता है कि सज़ा उसे मिल जाए, वो फिर साइड पे हो जाता है मामला। जी एक बात और बता दूँ आपको, इलेक्शन कमीशन के जितने लेटर हैं ना, वो लेटर आज पढ़े गए हैं, वो उनमें कंटेम्प्ट भी है। एलिमेंट बता दूँ, वहाँ रिग्रेट के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। और आज इलेक्शन कमीशन का रोल सामने आया। गवर्नर की इनएबिलिटी नहीं है, मैं डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इनएबिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है, यानी अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का सारा मामला देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई इलेक्शन नहीं कराना चाहता, ये याद रख लें। लेकिन आपकी बात को ही लेते हुए आपने कहा कि गवर्नमेंट अगर शेड्यूल दे देती तो उनके पास एक लिहाज से कुछ जवाज़ होता इलेक्शंस को डिले करने का। अब अगर सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल दे देती है तो क्या PDM या हुकूमत के पास या आपकी जो अपोजिशन है उसके पास कोई ऐसा जवाब रहता है कि वो शेड्यूल के साथ बड़ा मुश्किल हो जाना है। उसलिए ये हो जाना है, जब भी आपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आपने देखा कि वहाँ वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेट दिया, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, क्योंकि वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, वो स्टैट्यूटरी मैंडेट है। ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, 90 दिन का है। 90 दिन से आगे अगर आपको लेके जाना है तो बड़े स्ट्रॉन्ग रीजन लाने पड़ेंगे आपको। और वहाँ स्ट्रॉन्ग रीजन में क्या हो सकते हैं, 2 मिसालें। और देखो उसकी बदनीति क्या है,
मिनिस्टर ऑफ लॉ कोर्ट आता है आकर और ख़ुद कहता है अभी इलेक्शन शुरू हुआ प्रोसेस, वो कहने लगा सैलाब की वजह से पोस्टपोन हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से हो गए, पोस्टपोन हो गए। आज भी डिस्कस ये हुआ। तो आज जहाँ कही है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ख़राब है तो उस अज़हर सिद्दीक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इस पर फैसला कर रही है, आप आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, वज़ीर कानून क्या कहते हैं, फ़लाँ जमात क्या कहती है, आप, मैं या बासित साहब क्या कहते हैं, मरियम बीबी को सुने वो क्या कहती हैं कि इलेक्शन जो है होगा किन किन शराइत पर होगा। प्रोड्यूसर साहब जरा शराइत जी सुनिए। जरूर होगा साहिवाल वालों इंशाल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। पहले गलत सजाएं खत्म होंगी। वो फितना खान घड़ी चोर उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। अज़हर सिद्दीक साहब इसके अलावा उन्होंने कहा कि पनामा बेंच को पहले सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के अलकाबात वापस लेने होंगे, फिर इलेक्शन होगा। इमरान खान की पेशियां होंगी, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ ने बहुत सी पेशियां भुगती, पहले वोट को इज़्ज़त दो का इंसाफ होगा, फिर इलेक्शन होगा, वगैरह वगैरह। तो मरियम बीबी तो बता रही हैं कि इलेक्शन तो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, जमातें क्या कहती हैं, हुकूमत क्या कहती है, इलेक्शन इसका मतलब है कि उनके पास अभी कोई चालें नहीं। मरियम बीबी जो है वो आपको पता है कि वो माशाल्लाह वापस आई हैं और वापस आने के बाद बड़ी प्रोटोकॉल इस वक्त उनको मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात तो मैं बता दूं आपको, इस तकरीर के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इलेक्शन, यानी इन्होंने जो बातें कह दी है ना, इन्होंने इंडिकेशन दे दिया इलेक्शन डिले करना है आपने। एक सियासी जमात, यानी ना कोई ये वज़ीर हैं, ना कोई मशीर हैं, ये ना कोई वज़ीर आज़म है जिस तरह बैठ के एक ऑफिशियल पोजीशन कोई नहीं है। देखे ना, अब यहाँ बैठ के ये बात कर रही है तो बदनीति तो पहली दफा थोड़ी है, तो पहली भी कहती रही है। वो अपनी जगह बात है। इस स्टेज के ऊपर जितनी डिमांडें रखी हैं वो सारी इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशन है। बात सब वो कैसे, लेकिन ये प्रेशर भी तो बिल्ड कर सकते हैं। वो प्रेशर अपनी जगह है, प्रेशर अपनी जगह है, लेकिन जो बातें या तो हो ना कि जेन्युइन कोई चीज़ सामने या फिर समझ में आती है। पनामा के केस की बात करते हैं। पनामा के केस में कहते हैं ज़्यादती हुई। क्या ज़्यादती हुई? 62(1) बड़ा क्लियर है। सादक और अमीन होने के वाले से आपने अकामा डिक्लेयर नहीं किया, तनख्वाह आप लेते रहे या नहीं लेते रहे, ये तो देखें, ये इस ये जो 10 बातें उन्होंने बोल के कही है ना कि पहले ये होगा फिर इलेक्शन होगा। मरियम बीबी को क्यों ये यकीन है इतना कि इलेक्शन जब होगा, जब वो ये कहेंगी कि ये हो गया है अब हो जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए, आज नवाज शरीफ वापस आ जाएं, सजाएं माफ़ हो जाएं। अच्छा, नवाज शरीफ को तो पहले मैं इसलिए जा रहा था, बारी बारी में जवाब दे रहा हूँ, उनकी सारी बातों का जवाब मेरे पास मौजूद है। रिव्यू खारिज हो चुका हुआ है। ये अगर किसी ने सज़ा माफ़ करानी है ना, इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट में आए, 2/3 अक्सरियत लें या मेजॉरिटी लें, आकर माफ़ करा लें। आपको रोका है किसी ने? यानी अब सुप्रीम कोर्ट भी इसकी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकती। मैं फिर बता दूँ आपको, नहीं, अपना एक पहलू ये भी हो सकता है, जब उन्होंने कहा कि दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान को भी पहले डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं बासित साहब, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, तो फिर तो इलेक्शन हो जाएंगे। वो डिस्क्वालीफाई कर दिया तोशा खाना में, वो एक अलग बात है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने, जस्टिस शाहिद करीम ने ये कह दिया, और मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत वो करप्ट प्रैक्टिसेस में सजा तो दे सकते हैं 174 के तहत, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। सिजिल माफिया या गॉड फादर के हवाले से अगर अल्फाज कहे हैं तो वो भी फाइनलिटी हो चुकी है, वो फाइनलिटी हो चुकी है। यानी उन फैसलों को रीओपन किया ही नहीं जा सकता किसी शक्ल भी। या पार्लियामेंट के हवाले से अगर बात कहें तो समझ आती है। मिस्टर नवाज शरीफ को लाने की बात कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ तो खुद लेकर बैठे हुए ना, ये आज रुका हुआ है। आज बल्कि चाहिए हमारे, मैं हाई कोर्ट को चाहिए कि वो जो आम आदमी होता ना, ये बात सब ये कहा गया था, 4 हफ्ते की इजाज़त की और जनवरी के 3रे हफ्ते में केस लगना था। 2020 की बात है और आज 2023 में जा चुके हैं, तो ये भी मौजूद है, इसका जवाब भी मौजूद है। यानी सारी सवालों को अगर उठाकर देखें
वो ठीक है, गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो देखिए अगर आप वो तो करते रहें, लेकिन जो बातें हैं ना ये पॉलिटिकल रेटोरिक्स हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए वोट को इज्जत देने का एक बयानिया बनाया, वो पिट चुका है। अब वो साबित करना चाहती हैं कि मैं पता नहीं गरज नहीं हूं, लोग मेरी बात पे यकीन कर लेंगे। लोग अब शायद यकीन करने के लिए तैयार ना हो, मुड़ के पीछे देखेंगी तो लोग नहीं होंगे लोग। और ये आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, शायद खाकान अब्बासी ने क्या कहा कि लोग तो गल जूते मारेंगे हमें। अब ये सारी चीज़ों को अगर मिलाकर देख लें तो हमारे सामने है ना, कल राजनपुर 1 जामपुर में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के हवाले से मैं आपके सामने, जाहिर है कि लोगों को इल्म तो है, लेकिन उस इलेक्शन में 3,80,000 लगभग जो है वो टोटल वोट थे, और जिसमें ख़वातीन 1,72,000 और 2,06,000 मर्द थे। जो वोट पोल हुआ है वो हुआ है 1,73,966। 4,816 वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। 47% टर्नआउट था। अब जो मोहसिन खान लगारी साहब हैं, जो PTI के कैंडिडेट जीते हैं, 90,302 वोट्स उन्होंने हासिल किए। बाकी तमाम के तमाम उम्मीदवार जो भी इलेक्शन में खड़े थे, कुल 11 थे, 10 उम्मीदवार के अगर आप वोट को एक दूसरे में जमा कर लें और उसमें फिर मुस्तरद वोट भी शामिल कर लें, तब भी मोहसिन लगारी जो हैं वो 2002 वोट से जीतते हैं। अब एक ऐसी सूरत में इलेक्शन करवाना मौजूदा हुकूमत के लिए, ये जाहिर है कि अब बासित साहब समझ आ रही है कि क्यों। ये तो अजहर साहब बताएं ना कि क्या देख रहे हैं, इमरान खान को उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही? इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन एक हो चुकी है। नहीं मैं अच्छा बहुत मैं और वो सेटिसाइड हो जाएगी, मैं वक्त से पहले ठीक है। उसकी वजह क्या है, एक सिंगल तोशाखाना केस के बारे में, वो तो मौजूदा असेंबली के मुद्दत के लिए है ना। मैं तोशाखाने के बारे में, मैं तोशाखाना वाले में फंडिंग या आप वो डिस्क्वालिफिकेशन और ख्वाब कहाँ देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो एक इस्तगासा चल रहा है, इस्तगासा इलेक्शन कमीशन के इस्तगासों में मैं साबित कर सकता हूँ 6 इस्तगासे तो मैंने हैं, उसमें से मैंने तो आज तक फर्द जुर्मायत नहीं होने दी उस इस्तगासों में। इलेक्शन कमीशन के वो एक ख्वाब अपनी जगह पर मौजूद है। प्रोहिबिटेड फंडिंग में वो पहले कहते रहे ऑर्डर है, वो ऑर्डर की जगह रिपोर्ट निकल गई, लार्जर बेंच का वो फैसला आ गया, वो आप कोर्ट को हमने यही जाके कहा, वहाँ भी बात ख़त्म हो गई। अब बाकी चीज़ों में अगर हम जाके देखना शुरू करें, तौहीन अदालत में जो इलेक्शन कमीशन लेके चल रहा है, तौहीन अदालत की एक ही पार्टी को, वो इलेक्शन कमीशन का उस सिंगल जज के ऑर्डर में ये भी आ गया कि वो कोर्ट और ट्राइब्यूनल नहीं है। जब वो कोर्ट और ट्राइब्यूनल नहीं है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकता। यानी इमरान खान के अगेंस्ट कोई सॉलिड केस अगर बना लेते, जैसे इनके अगेंस्ट तो सॉलिड केस है ना कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे नहीं है। बासित साहब मैं आपको ये आज भी बैठ के एक और साबित हो सकती है चीज़ कि इनके असासों में अगर आप देख लें, जब बाहर खरीदे एवन फील्ड के 9,36,311 रुपये आमदन थी 1998 की इनकम टैक्स की रिटर्न की। मियां मोहम्मद शरीफ की बात कर रहा हूं मैं, जिन दिनों में ये चीजें खरीदी है ना, उसमें एडिशन करके को 50 लाख रुपया हो गया। इनके पूरे बच्चों ने वो केस लड़ा और 2016 में 9,36,000 रुपये आमदन आ गई, जिसकी 9,36,000 आमदन तो वो साथ से कैसे खरीद सकता है। इमरान के अगेंस्ट ये मैं कह दूं कि जरूर से ज्यादा ये अपने केसों के चक्कर में लगे। कोई इंटेलिजेंट टीम होती तो बहुत कुछ हो सकता था कि आसपास के हवाले से, लेकिन कर नहीं सके वो। अब वो ख्वाब तो देखिए, ख्वाब हकीकत नहीं बन सकते हैं। इमरान खान के हवाले से मतलब ये है कि इमरान खान के खिलाफ केस है, ये परसू नहीं कर सके। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि केस देखे ना, फर्क क्या है। इमरान खान की अपनी जात की हद तक तोशाखाना वाला बड़ी बड़ी मजेदार बात है ये बनाया। अच्छा, उस सारे को उठाकर देख लें, वो भी केस नहीं है। और जब और देखे ना, घड़ी घड़ी चल रहा था ना, जब मैंने एक पिटीशन फाइल की, मैंने कहा 1947 से डाटा निकालें, ये लटकाते रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, भी लेके आए सारा डाटा। और जिस दिन से वो डाटा हाई कोर्ट ने मांगना शुरू किया है, ये चुप कर गए। यानी इन्हें पता है कि उससे ज़्यादा इनके पास जो काम निकालें, ये अगर चाहते ना, इनके पास एक गोल्डन पीरियड था, ये इमरान से बेहतर कर सकते थे। ये किस में लग गए सर? ECL से नाम निकाल दिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग लग गई, चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगा लिया, अपने केसेस सारे माफ़ करा लिए, ये ज़ातियात में पड़ गए। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, मैंने ये मामला जो है वो आखिरी सेगमेंट में आपसे रुख्सत लेने के बाद डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि ये भी कानूनी मामला है
जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब की जो गिरफ्तारी है, तो मैं चाहता हूं कि आपका मैं इस पर कमेंट ले लूं। उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो FIR दर्ज की गई है, उसमें जो उनकी बात है, क्योंकि इस बात की बुनियाद के ऊपर मुकदमा हुआ है, हमें भी मोहतात, ये ना हम बात कर रहे हो, हमें भी मोहतात, हम उनकी बात दोहराएं और हमारे साथ भी यही कुछ हो। लेकिन ये इस तरह की तनकीद के ऊपर या बात करने पर, बोलने पर मुकदमा, और मुकदमा भी ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 153 505 ताज़ीरात पाकिस्तान, और मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो मुद्दई हैं। तो ये आपको लगता है कि ये मामला इस तरीके से, मैंने इस FIR को बगौर को 10 कोई सब्सटेंस आपको बड़ा मैंने इसको 10 दफ़ा पढ़ा है। हालांकि मैं बड़ा स्टॉन्च सपोर्टर हूँ, मैं आर्टिकल 19 को रेगुलेट करने की बात करता हूँ हमेशा। पीका एक्ट में जो इमरान खान ने उस वक्त ऑर्डिनेंस में तरामीम की, उसका चिलिंग इफेक्ट अगर उठा कर देखे, क्रिमिनलिटी का एलिमेंट डाला, जस्टिस अतर मिल्ला साहब इसके सख्त खिलाफ थे और वो उन्होंने सेट असाइड कर दिया। ये मुझे तो याद है, मैं कमल शौजब की तरफ से वहाँ पेश होता था। इसके कंटेंट सबको जो मैंने पढ़ा, मुझे हंसी के अलावा, खिलखिला के मुस्कुराने के अलावा मुझे और कुछ ना मिला। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है, जिस मैजिस्ट्रेट ने इनको रिमांड पे दिया है ना, वो देखना पड़ेगा कि उसकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी पुलिस रिमांड पे। सर आप देखें ना, आप सोचो सही ना, किस बुनियाद पर। अच्छा, रिमांड क्या देना है? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, रिमांड का एक कॉन्सेप्ट है, अजहर सिद्दीक ने ये कब चोरी किया, ये कब की बरामदगी करनी है, ये मोबाइल चोरी किया, बरामदगी करनी है। मैंने इन्हों क्या है भी ओपन बात की है, चैनल पे कहा है, चैनल पे जो गुफ्तगू आ गई उससे क्या लेना है आपने, और आपने उसके अलावा तो कुछ नहीं लेना। तो ये रिमांड को अगर डिपेंड करता है कि उसका उनका ख़ानदान, मेरा जहाँ तक ख्याल है इस रिमांड को चैलेंज करना चाहिए हायर कोर्ट, और ये क्वेश्चन का केस बनता है, वैसे ये डिस्चार्ज का केस बनता है। उसी तरह है कि जैसे इमरान रियाज का केस था लाहौर में, जब मैं गया वहाँ पर रहने के लिए FIA के कॉन्टेक्स्ट में, इसी कंटेंट्स की वजह से मैंने, और वो ड्यूटी में, यानी वहाँ ऐसे भी जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने वो डिस्चार्ज, अगर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ये काम नहीं करते, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज किया। और इन माय ओपिनियन, वैसे मैं एक साय मशवरा दूंगा इस गवर्नमेंट को, IG इस्लामाबाद की, ये बेहतर यही है कि इसको इस तगासे को वापस ले लें। ये गल इनके इतना बुरा गले पड़ सकता है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है, और ये दीवारें हिला देगा, ये मैं बता दूं आपको। ये मामला ऐसा नहीं है, इस पर अब यानी इसके बाद याद रखिएगा, जो लोग अरशद शरीफ के साथ नहीं खड़े हुए इस मामले में, वो सारे खड़े होंगे। और आप सही मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद इटली में जो कश्ती का हादसा पेश आया है, अफसोसनाक हादसा, 28 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए, और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 4 साल मुकम्मल होने पर बासित साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक अफसोसनाक खबर आपके इल्म में होगी कि 28 पाकिस्तानी पाकिस्तान से इटली जाने की कोशिश में जाँ बहक हो गए हैं। कश्ती थी जिसको हादसा पेश आया, ज़्यादा दर्द का ताल्लुक गुजरात से था, बरास्ता दुबई ये लोग लीबिया पहुँचे थे और ये वाक़या पेश आया। FIA ने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, और पाकिस्तान में जो इंसानी स्मगलिंग है, इसमें मुलव्वस एजेंटों के बारे में ये कोई नई बात नहीं है, पहली मरतबा नहीं हुआ। कभी हम सुनते हैं कि कंटेनर्स में दम घुटने से पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए, कभी सरहद को क्रॉस करते हुए किसी ख़ास मकाम पर कोई मुठभेड़ हुई, वहाँ पर कोई वाक़या पेश आ गया। कभी इस किस्म के वाक़यात हमारे सामने आते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा। लेकिन इस वक्त भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुआशी हालात इस कदर भयानक हैं कि बहुत से लोग अपने वालिदैन की या अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को लगाकर पाकिस्तान से एक सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाकर बाहर जाना चाहते हैं। बासित साहब,
आप सर्व कर चुके हैं, आपने यूरोप में सर्व किया है, आपने यूरोप को देखा है, क्या यूरोप वाकई इतनी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है कि पाकिस्तानी जो है वो अपने माँ बाप की कमाई, जायदादें, घर बेच के सब कुछ लगा कर जो है वो इस किस्म का ख़तरा मोल लें? अट्रैक्टिव तो है, एक तो ये है कि थोड़ा सा अमेरिका बहुत दूर हो जाता है, तो ले दे के यही एक रह जाता है यूरोप हमारे लिए। फिर यह है कि लीबिया वगैरह चले गए, वहाँ से फिर या इथोपिया चले गए, तो वहाँ से इटली या स्पेन, ये तो काफ़ी, और ख़ास तौर पे गुजरात से काफ़ी लोग, अगर आप स्पेन भी जाइए तो आपको गुजरात से बहुत लोग मिलते हैं, और इस तरह ग्रीस में भी आपको मिलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तो हमेशा से रहा है, बड़े अरसे से रहा है बल्कि। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो एजेंट्स हैं सारे जो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, हुकूमत को चाहिए कि कुछ सद्देबाब करे इसका, वरना तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ मुआशी इश्यूज़ तो हैं और संगीन बहरान भी है, तो लोग तो जाते हैं और जाते रहेंगे जब तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, रियासत जो है वो अगर लोगों को बुनियादी ज़रूरियात देने में नाकाम हो जाती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारे FIA समेत दीगर इदारे हैं, वो इसके ऊपर काबू पाने के लिए आपको लगता है कि इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं? और जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ हमारा लेज़ॉन इस हवाले से? लेज़ॉन हमारा रहता है, लेकिन मेरा अभी भी ख्याल ये है कि जो हमारे इदारे हैं वो सही मानों में अपनी कैपेसिटी को बिल्ड नहीं कर पाए ओवर द ईयर्स, जिसकी वजह से, और ये भी देखिए ना, जो लोग जाते हैं वो ये नहीं होता कि जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ जाते हैं, पहले अफ्रीका के किसी मुल्क में चले गए या साउथ अमेरिका के किसी मुल्क में चले गए जहाँ वीज़ा रिलेटिवली आपको आसान मिल जाता है, फिर वहाँ से कोशिश करते हैं अपनी असल डेस्टिनेशन में आके। बहुत से लोग जो ग्रीस, इटली, जो मेडिटेरियन साइड जो है, इसमें आकर फिर आगे कोशिश करते हैं जर्मनी और फिर UK आगे जाने की। तो ये एक पूरा चेन है जो कई दहाइयों से चल रहा है बदकिस्मती के साथ। तो जब तक हम अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और हमारे फिर बहुत से, बल्कि यूरोप में तो अब बहुत से हमारे ममालिक के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं कि आप हर महीने इतने लोग हम गैर कानूनी एतबार से हमारे ममालिक में आते हैं, आप उनको रिपेट्रिएट हम करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान उनको रखेगा दोबारा। तो हमारे लिए ख़ास तौर पे UK में तो बहुत बड़ा एक ज़माने में इशू हो गया था ये। फिर हमने उस पर एक पाबंदी जहाज़ पे जहाज़ भर के आए, जहाज़ से जहाज़ भर के आए थे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। तो ये थेरेसा मे गालिबन उस वक्त होम मिनिस्टर थे। हाँ, तो ये इशूज़ तो यकीनन एतबार से हैं, और ये रहेंगे जब तक कि हमारा मुल्क तरक्की की उस नहज तक नहीं पहुँचता जहाँ पे लोगों को ये ज़रूरत महसूस ना हो कि अपनी सारी उम्र की जो है जमा पूंजी है उसको लगाकर अपनी जान को ख़तरे में डाल कर जाएं। इस तो देखिए ना, इस वाक़े में तो एक बच्चा बेचारा, बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल जो बच जाने वाले हैं, पहुंच जाने वाले हैं, जब आप उनसे कभी पूछें उनके अकाउंट्स, वो ये हमें बताते हैं कि जब ये लोग नेगोशिएट करते हैं उन एजेंट से कि भाई आप 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए इतने पैसे क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो एजेंट उनको बताते हैं कि इसमें फ़लाँ और फ़लाँ का हिस्सा है। अब ये जो फ़लाँ और फ़लाँ हैं जिनका हिस्सा है, ये कभी हमारे सामने नहीं आए और इनके खिलाफ कभी कार्रवाई होती नहीं नज़र नहीं आई। क्या वाकई फ़लाँ का हिस्सा है और फ़लाँ इतना पावरफुल है? बासित साहब, इंटरनेशनल नेटवर्क भी है ना पूरा। 27 फरवरी है आज। बासित साहब, इंडिया में आप रहे हैं और 4 साल हो गए इस वाक़े को। क्या पुलवामा में, मैं क्विकली बता दूं, पुलवामा में एक इंसिडेंट हुआ मिड फरवरी में जिसका इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान पर। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है। जैसे जाहिर है कि वाक़या होता है, वाक़े के फ़ौरन बाद वो ये कहते हैं तहकीकात होती नहीं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक दिन इंकशाफ किया, ये बाद में उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हुई और उसमें मैंने अपनी रॉ विजडम से कहा कि अगर आज जो है वो बादल हैं, बारिश है, उसके बावजूद हमारे तैयारे जो है वो पाकिस्तान में घुसेंगे और हमें कवर मिल जाएगा, उनके रडार हमें नहीं पकड़ सकेंगे इन बादलों की वजह से। फिर वो आए, उनके जहाज़ यहाँ पर पाकिस्तान में दाखिल हुए, एक जगह पर उन्होंने अपना पेलोड गिराया। कहा गया, दावा किया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, कोई 500-600 बंदे जो हैं वो मार दिए गए हैं, बड़े दावे किए। हालांकि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर लेकर गया तो एक दो दरख्त और 1-2 कौवा जो है वो इसमें ज़ाहिर है कि नुकसान हुआ था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया और रिटेलिएट किया, बासित साहब, इज़ द थ्रेट ओवर? The threat is not yet over. That will remain.
और भारत का बड़ा ज़बरदस्त एक तरीक़ाकार है, क्योंकि जब भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं भारत में, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हो, मुंबई हो, पठानकोट हो, यूडी हो या ये पुलवामा को हो, फौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग जाता है। और फिर अगर आप उनको कहें कि इंटरनेशनल तहक़ीक़ात करवाते हैं तो उसके लिए वो तैयार नहीं होते। तो ये एक अजीब सा, और फिर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस किस्म के वाक़यात तब होते हैं जब भारत में या तो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे होते हैं या फिर एक बहुत बड़ी स्टेट जिस तरह यूपी है या वेस्ट बंगाल है, उस किस्म के इलेक्शंस हो रहे होते हैं, ताकि और ख़ास तौर पे इस बीजेपी की हुकूमत में तो ये एक वतीरा सर हो गया है कि एंटी पाकिस्तान रेट्रिक को बढ़ाया जाए, एंटी कश्मीर, ताकि वोट जो है हिंदू वोट लिया जाए। तो बहरहाल ये एक वाक़या हुआ और शाबाश है हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स को जिन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया और उसके बाद अभिनंदन भी हमारे कब्ज़े में आया। ये भी बात अपनी जगह एक अच्छी हुई कि हमने उस वक्त की हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला किया कि उनको अभिनंदन को वापस कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त इमरान ख़ान साहब की ये ख्वाहिश थी, क्योंकि इलेक्शंस होने जा रहे थे भारत में, आपको याद होगा अप्रैल मई के महीने में उसी साल। तो इमरान ख़ान की ख्वाहिश थी कि कुछ हम काम कर लें भारत के साथ कश्मीर वगैरह के इशू पे और इस मसले को हल करें। लेकिन कौन जानता था कि पुलवामा का सारा वाक़या 5 अगस्त 2019 तक हमें लेकर आएगा और पूरा जो है गेम ही इस हवाले से जो माइक पॉम्पियो ने दावा किया था, उन्होंने ये जाहिर है कि उस वक्त वो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ये कहा था कि एक न्यूक्लियर एस्केलेशन होने लगी थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आप जाहिर है कि न्यूक्लियर, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो आप जानते हैं, भारत उस पर काम कर रहा है। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम भारत की जो हमारी एयर स्पेस की वायलेशन की और बालाकोट में आके एक दो जो गिराए बॉम्ब जो वो क्लेम करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपने जो डिटेरेंस है उसी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखें। और अगले दिन जो 27 फरवरी को हमने एक्शन लिया वो बहुत ही ज़रूरी था और मुझे खुशी है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त सही फ़ैसला किया। अगर हम उस वक्त ना रोक करते तो फिर आप देखते कि जो इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो रही हैं, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की बात हो रही हैं, फिर भारत को एक शय मिल जाती, उनको तक़वियत मिलती कि यार कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है इसको तो इम्प्लीमेंटेबल है। हमने यही इंश्योर करवाना है कि हमारा प्रोग्राम दो डिफेंसिव है, सिक्योरिटी जो हमारा कैलकुलस है वो डिफेंसिव है, लेकिन अगर हम पे कोई एग्रेशन होगा तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं विदाउट काइंड ऑफ लोअरिंग आवर थ्रेशोल्ड। लेकिन क्योंकि हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी इतनी है कि हम उसका जवाब भरपूर तरीके बस साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका। हमारे अंदर जितने भी इख्तलाफात हों, सियासी इख्तलाफात हों, एक दूसरे से हमारी आरा मुख्तलिफ हों, सियासी मारामारी, इक़्तिदार की जंग हो, जो भी लोकल मसाइल हों, एक बात तय है, पाकिस्तान की सरहदात हमारी रेड लाइन है और अगर इनको कोई क्रॉस करेगा तो ये रिज़ॉल्व हमारे इदारों में मौजूद है कि वो उसका मुंह तोड़ जवाब दें। 27 फरवरी हमें इसी दिन जो है वो इसी बात की याद दिलाता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे अब्दुल बासित साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।